पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग एज स्टिपुलेटेड बाय द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये क्वेश्चन है, आराम से करिए। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, ध्यान रखिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आता है। ये इजी क्वेश्चन है ये। चलो, इसमें बहुत ही कम बच्चों ने राइट आंसर दिया है। बेसिकली ये कितना माइक्रोन है? दिस इज 50 माइक्रोन, है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने 30 माइक्रोन आंसर किया है, लेकिन ये 50 माइक्रोन आंसर है इसका। क्यों है? क्योंकि जो थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी ना, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 set the minimum thickness of plastic carry bags at 50 micron to promote better waste management and recycling। इससे जब थिकनेस अच्छी होगी, है ना, तो वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से होगा, रिसाइकलिंग प्रॉपर होगी। थिकर प्लास्टिक बैग्स आर मोर ड्यूरेबल लीडिंग टू मल्टीपल यूजेस विच कैन रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट ओवरऑल। इसीलिए हम थिकनेस की बात कर रहे हैं। थिकर बैग्स आल्सो easier to recycle because they are less likely to get caught in waste processing machinery। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ना? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसई का भी अभी पूछा गया था, पेपर में भी पूछा गया था। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था। चलो, बात करते हैं असर्शन रीजनिंग का। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज मोर एडवांस टूल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। एसईए इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। इसमें क्या होगा राइट आंसर? अभी आराम से पढ़िए, मैं आपको कॉल दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर किया है। इसमें बोथ आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही बात है। और ईआईए और एसईए है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, और एसईए है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई स्टूडेंट लिखना, क्या डिफरेंस है बेसिक? अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है तो देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस है एसईए में और ईआईए में। बताओगे भाई क्या बेसिक डिफरेंस है? किसी को पता है? येस और नो ये लिख के भेजिए। हम्म, ठीक है शेर खान जी। चलो, कुछ कुछ ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए ईआईए और एसईए में ज़्यादा ब्रॉडर कौन सा है? वाइडर कहें तो कौन सा ज़्यादा है एसईए और ईआईए में? विच वन इज मोर वाइडर? एसईए है, वेरी नाइस। क्योंकि अगर हम बात करें, है ना, strategic environment assessment is a systematic process of for evaluating the environmental implications of a proposed policy, plan, or program, and provide means for looking at cumulative effects and appropriately addressing them at the earliest stage of decision making alongside economic and social consideration. It is a process and environment management tool for evaluating the effect of proposed policy, plans and program on natural resource, social, cultural and economic condition and the institutional environment in which decisions are made। ये तो बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इवेलुएट करता है इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज पॉलिसी, प्लान और प्रोग्राम के बारे में, एसईई के बारे में। लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, ईआईए दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट and SEA strategic environmental assessment are both environmental assessment process, but they differ in their scope and timing। EIA focus on environmental effect of a specific project, while SEA evaluate the environmental impact of policy, plans and programs। In essence, EIA is project specific where SEA is strategic and broader। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद ये क्वेश्चन है जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है सीआरजेड के बारे में। क्वेश्चन है कि अंडर द सीआरजेड नोटिफिकेशन विच सीआरजेड कैटेगरी कवर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द कोस्टल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। तो मैं बोल दूंगा ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, बहुत कम बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, और ये बेसिकली हमने नॉर्मल डिस्कशन किया हुआ है, बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं ये। CRZ 1 है, और इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में हम बात करते हैं। आप लोग रिवीजन करते नहीं हैं, बातें आपके बड़ी बड़ी आती है, रिवीजन होता नहीं है, फायदा है नहीं इन चीज़ों का, है ना। चलो, द CRZ coastal regulation zone notification was first issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 1991 under the Environmental Protection Act 1986, है ना। CRZ notification was first issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 1991। ईयर भी पूछा जा सकता है, याद रखें। The notification aims to protect the coastal environment and prevent its degradation due to unregulated development activities। Periodic amendments to the CRZ notification have been made, with most recent CRZ notification issued in 2019 to streamline and ensure a balance between protecting coastal ecosystem and promoting sustainable development activities. The CRZ 2019 notification also introduced the CRZ clearance, further detailing the standard operating procedure for clearance, compliance and enforcement। अगर इनकी चारों कैटेगरीज की बात करें हम, CRZ 1, 2, 3 और 4। CRZ 1 is specially designed for ecologically sensitive area like mangroves, coral reefs, national park and wildlife sanctuary। और दूसरे जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट क्यों हैं? बिकॉज CRZ 2 दिस कैटेगरी कवर एरिया दैट आर ऑलरेडी डेवलप्ड और क्लोज टू द शोर लाइन, while some regulation may exist in CRZ 2 to protect certain area, it is primarily focused on developed area। CRZ 3 this category includes relatively undistributed rural area, it is not specified designated for ecologically sensitive। CRZ 4 this category encompasses water area beyond the low tide line up to 12 nautical miles, it is not intended for ecological protection but rather for managing water resource and activities in the open sea। तो ये चारों आपको बेसिकली जोन ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखें प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि NBA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद मैटर्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं आपको पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर करा है, बहुत कम बच्चों ने। ये आपको याद है, हमने पहले भी किया है कहीं पे। इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड है, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट टू फॉरेन इंडिविजुअल और कंपनीज। ये आपको याद है, पहले भी किया है। किसी को याद है क्या ये? बताइए प्लीज, याद है? ठीक है, वेरी गुड। Basically, transfer of research result to foreign individual or companies. The National Biodiversity Authority in India is responsible for regulating activities involving the transfer of research result between Indian entities and foreign individual or organizations. This ensures that biological resources are used sustainably and that intellectually property right and benefit are shared according to the regulation laid down the Biodiversity Act 2002। The NBA seeks approval for foreign entities wanting to access biological resource and ensure fair and equitable benefit sharing arising from their use। ठीक है, it play a critical role in safeguarding India's biodiversity
by overseeing bioprospecting and ensure compliance with legal framework। ये सारा का सारा इसको एक्सप्लेन है कि क्या करता है एनबीए, है ना, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें एक टर्म आई है दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। इस टर्म का क्या मतलब है? बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली सर्चिंग फॉर वैल्यूएबल बायो chemical and genetic resource in nature, particularly in plant, animal, and microorganism for commercial application. This is bioprospecting। आपसे हो सकता है डायरेक्ट ऐसा पूछ ले, व्हाट इज द मीन ऑफ बायोप्रोस्पेक्टिंग, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नागोया प्रोटोकॉल इज सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये असर्शन है। रीजन है द नागोया प्रोटोकॉल फोकस ऑन द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये आपके पास क्वेश्चन है। ये आपको नागोया प्रोटोकॉल कुछ याद आया होगा, याद आया होगा तो फिर आंसर भी आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको मैं पॉल दे रहा हूँ। चलो, लगभग सारे के सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ते ही नहीं है ना। और इसका ईयर भी याद है क्या? नागोया प्रोटोकॉल कब आया आपको? एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। इसका नागोया प्रोटोकॉल का ईयर भी याद है क्या? हाँ, ये इफेक्ट में 14 में आया है, ठीक है ना, और वैसे 10 में आ गया था। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बार बार पूछता हूँ, आपने देखा होगा लगभग हर एक्ट बार जहाँ बारी आती है। ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूछने का एक मतलब होता है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी एक्ट है, इनके सब के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड हम काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट ये खुद समझे कि हम ये कहना चाहते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर आपने रिसेंट के पेपर देखते हो, मुझे पता है एक्ट पे भी क्वेश्चन था। मैं आपको यूट्यूब पे आप जाओगे ना आज शाम को आपके क्लास के बाद, उस पे मेमोरी बेस्ड आपसे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं बहुत सारे बच्चों से। मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, अभी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो बेसिकली क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो आपको एक्ट्स का पता होना चाहिए कि ये एक्ट हुआ तब हुआ। ये क्रोनो आपने कोई भी अब क्वेश्चंस पेपर देखना, 3 तरह के क्वेश्चंस पे फोकस होता है। हम पहले भी मैं कई बार बोलता हूँ कि एक तो मैच करने के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये मैच करिए, इधर 2 तरफ मैच करवाएंगे फर्स्ट लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। दूसरा स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं। और फिर यह आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो जो रह गई है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, वो वाली जो एक्सपेक्टेशन है कि एक लाइन से क्वेश्चन पूछे, ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं कोर इन्वायरमेंटल साइंस की बात 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 करूँ ना, तो इन्वायरमेंटल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इन्वायरमेंट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। कहने का मतलब दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है। हाँ, मुझे पढ़ाते हुए मेरे हिसाब से 8 से 10 साल हो गए, लेकिन मैं भी ये सोचता हूँ कि नहीं ये पढ़ें, वो पढ़ें, मेरी टेबल पे 20 बुक्स रखी रहती हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा ना। हुँ, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल, हाँ, एक ये पूछे इनकरेक्ट करेक्ट जो ये बोलता है ना, सही कह रहे हो, जो कि ईवीएस ईज़ी है। एनवायरनमेंट साइंस के नाम पे उसको एक ही चीज़ पता होता है कि पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ पता नहीं है कि एक बार पढ़ के देख इस सिलेबस को, बहुत कुछ है। तो चलो, इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं लास्ट में बात करूँगा। हुँ।
अब आप एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को अपनी क्लास में सिर्फ 45% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। तो आप इन स्टूडेंट्स की इस आंसर से तैयारी देख सकते हो कि किस लेवल की है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब ये क्वेश्चन मैं मैराथन में एक बार करवाया था तब भी पूछा, 20 में एक बार और भी पूछा, अब तीसरी बार पूछ रहा हूँ, तो आप इस चीज को क्या मानेंगे? आप ये बताओ मुझे, बताओ फिर। ये आपको पता होगा, दूसरी से तीसरी बार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पता है क्या ये बात पता है आप लोगों को? अगर यही नहीं पता तो फिर और भी दिक्कत है। और फिर वो क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो। ये तो 100% आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम कहीं डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपनी डायरेक्शन को ठीक करें प्लीज, सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सबको आता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसे मिलते ही हैं। क्या आंसर होगा? अब आप बताओ, 10% लोगों को तो ये भी आंसर ठीक नहीं लग रहा। आप सोचो, अब 10% बच्चों को तो ये भी आंसर ठीक नहीं लग रहा है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, ईआईए, पब्लिक हियरिंग, इशू, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। अब एक बात आपको और मैं बताऊं, अगर आपने अभी रिसेंट का पेपर देखा होता, तो ईआईए नोटिफिकेशन 2006 से भी क्वेश्चन आया था, याद है? सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आया था अभी, याद है क्या? वन लाइनर क्वेश्चन आया था ईआईए नोटिफिकेशन से 2006 से। यस और नो, पब्लिक हियरिंग और ये सब ऑप्शंस थे, याद है क्या? तो फिर क्या उसमें क्या था अभी? चलो, विच ईआईए टूल बेस्ट आइडेंटिफाई एक्शन इफेक्ट इम्पैक्ट रिलेशंस? विच ईआईए टूल बेस्ट आइडेंटिफाइज एक्शन इफेक्ट इम्पैक्ट रिलेशंस? इसका मैं पोल दे रहा हूँ। चलो, इसका राइट आंसर है बेसिकली, दैट इज इंटरैक्शन मैट्रिक्स है। इसमें कई सारी मैट्रिक्स बेसिकली यूं मानो चेकलिस्ट यूज हो जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी कर देते हैं, है? दिस इज इंटरैक्शन मैट्रिक्स, काफी अच्छा है ये, है ना? अच्छा, SWOT का फुल फॉर्म पता है आपको? SWOT का क्या है? किसी को पता है क्या? नहीं, ये क्या होता है बेसिकली, किसी चीज़ की ये चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इसका मतलब ये होता है। SWOT का क्या मतलब है? किसी की, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। SWOT analysis is primarily used to assess strength, weakness, opportunity, and threats, not specifically identify the direct impact of a project on to the environment. ऑप्शन ये इसीलिए था। एन इंटरेक्शन मैट्रिक्स विजुअली डिस्प्ले हाउ प्रोजेक्ट एक्शन कैन लीड टू various effect on different environment components, allowing for a clear identification of potential impact and their causal relationship. Checklists are less effective at showing the complex relationship between action, effect, and impacts. Network can depict complex relationship, but may not be focused or identify direct cause and effect linkage between project action and environment impacts. ठीक है, SWOT का फुल फॉर्म भी याद रखना। What is the contingency plan in EIA? Select the best answer. कंटिजेंसी प्लान होता है ना, एक कंटिजेंसी भी आती है जब आप बेसिकली आपका JRF होगा तो कंटिजेंसी की अमाउंट भी आती है। तो इसका क्या मतलब है, मैं नाम से ही समझ पा रहे होंगे आप।
वो 65% बच्चों ने लगभग राइट आंसर करा है। कंटीजेंसी क्या होती है? मतलब इमरजेंसी प्लान एक तरह से, है ना? तो ये क्या है? ए प्लान फॉर ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट एन इमरजेंसी एंड स्टेप्स टू बी टेकन वेयर इमरजेंसीज अकर। ठीक है। बेसिकली जब क्या होता है, जैसे आपकी कंटेंजेंसी की जब जीआरएफ होगा ना, तो कंटेंजेंसी की अमाउंट भी मिलती है आपको। ये कुछ इमरजेंसी में चीज़ें लेनी पड़े आपको, तो आप ले सकते हो, उसके लिए कुछ पैसे मिलते हैं। तो वैसे ही ये एक इमरजेंसी के लिए होता है ना, कि किस तरह के बेसिकली एक्शन है जो प्रिवेंट करने हमें, जिससे हार्मफुल इम्पैक्ट आ सकता है, ये चीज़ें हैं। So note and contingency plan is designed to address potential negative environment impact that might arise from the development project, outline how to prevent them from happening and how to respond effectively if they do occur. EIA is usually required for development project when ए ऑप्शन यहाँ है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये डी यहाँ पे भी है, ध्यान रखना। ये थोड़ा ऊपर यहाँ चला गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं। तो ये पूछा है ई आई ए इज यूजली रिक्वायर्ड फॉर ए डेवलपमेंट व्हेन। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब 77% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो, जहाँ पे लिमिटेड इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया जाएगा एनवायरनमेंट पे, वहाँ ई आई ए यूजली रिक्वायर्ड नहीं होता। पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा, वहाँ होगा। और पोटेंशियल है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट होंगे, तो यानी कि सी ऑप्शन भी हो गया। डी कह रहे हैं नो कम्युनिटी इम्पैक्ट्स आर एक्सपेक्टेड, तो अगर इम्पैक्ट इस तरह के नहीं है तो ये हम यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं मानेंगे। देर आर प्रोटेक्टेड एरिया इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर प्रोटेक्टेड एरिया है उस प्रोजेक्ट के आसपास तो हमें करना पड़ेगा ये। तो यानी कि बी, सी और ई इज द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्कोपिंग स्टेप्स ऑफ ईआईए, जो हम स्क्रीनिंग और स्कोपिंग की बात करते हैं, तो स्कोपिंग का क्या मतलब है, एक तरह से ये पूछ रहा है, या स्कोपिंग क्या करता है, स्कोपिंग स्टेप का मतलब क्या है ईआईए में, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन से आराम से पढ़िए 10 सेकंड, आफ्टर दैट मैं आपको पोल दूंगा। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। 40% के लगभग बच्चों ने राइट आंसर किया है। स्कोपिंग कहते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उसका स्कोप क्या है, कहाँ तक, बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको की इम्पैक्ट देखने हैं। जैसे मान लो आपको ये करना है, तो क्या क्या चीज़ चेक करोगे आप? वाटर चेक करोगे, वहाँ के आसपास का एयर चेक करोगे, क्या चीज़ें, स्कोप कहाँ तक है उसका, है ना? कहते हैं ना कि भी मैं ये कोर्स करूँगा तो इसका स्कोप क्या है, तो वही वाली बात है। तो स्कोपिंग स्टेप क्या है? इट इज सिस्टमेटिक एक्सरसाइज दैट एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ ईआईए, कि ये काम करना है आपको। ठीक है। क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलिवेंट विद इन ईआईए, कि कौन सा कहाँ पे स्कोप है, कितना चीज रेलिवेंट है, कितना नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। सर्व ए वर्क प्लान ऑफ द फॉर द इंटायर प्रोसेस। अब आपको पता लग जाएगा ये चीजें करना है, तो एक वर्क प्लान आपको तैयार हो जाता है स्कोपिंग से। तो ये सारी स्टेप है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो सब ठीक है ना? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्वेश्चन मैच करिए, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है और उनके गोल्स हैं इधर। ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, इधर गोल है। मैच करिए कि कौन से प्रोग्राम का गोल क्या है, बेसिकली आपसे ये पूछा है। और ये क्वेश्चन हमने कभी शायद पहले भी बात की हो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट।
82% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। चलो एक अच्छा रेशियो है, नो डाउट। इसमें राइट ऑप्शन है डी तक जाना ही नहीं था शगुन गुप्ता मैम, यहीं तक आना था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप डी तक पहुंचे हो तो वैसे ही गलत है। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है। गुड इवनिंग। अच्छा आपका ठीक है क्या मैम? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। रिम्सा मैम वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। चलो ये तो प्रोग्राम्स पता होना चाहिए अभी प्रोग्राम के बारे में। हुमा जी 20 सेकंड देता हूँ मैं, और टाइम दे दूंगा, 20 सेकंड से ज़्यादा दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का। आपको 30 सेकंड का पोल दूंगा। इधर कुछ कन्वेंशन है, इधर उनका लिस्ट दिया हुआ है, पर्पज क्या है, कौन सी कन्वेंशन का क्या पर्पज है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। और मैं 30 सेकंड का पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। 30 सेकंड है आपके पास। अच्छा बढ़िया। लगभग 92 से 93% स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैच करना आना चाहिए। Protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife is emphasized in Constitution of India under the article। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें तो आपको आर्टिकल का पता होना चाहिए। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, 15 सेकंड्स। अच्छा ये तो पता ही है आपको। 48 ए। अब कुछ बच्चों को 48 ए भी नहीं लग रहा, देखो लगभग 6-7% बच्चों को 48 नहीं लग रहा है, और उनको लग रहा है 21। फंडामेंटल राइट्स के बारे में वहां जाके ये आया था क्या? चलो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ, और इससे भी एक क्वेश्चन बना था। जो ये एक्ट थे ना, इनको सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवाना था, जैसे बैटरी एक्ट, बायोमेडिकल लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ऐसा आया था ना। हाँ, आया था ऐसे क्वेश्चन, मुझे पता है जो क्या क्या आया था, मैं सब एनालिसिस कर रखा है मैंने। बात करूंगा मैं आपको। आप थोड़ा सा घबरा जाते हो चीज़ों को देख के, उस पर भी बात करनी जरूरी है, वो बात करेंगे हम। चलो मैं पोल दूंगा आपको। चलो ये क्या है? इंश्योरेंस वाला पब्लिक लायबिलिटी एक्ट है 1991, और ये पहले भी कर चुके हैं। हाँ ये नहीं कि हमने अभी किया है, बहुत पहले भी कर चुके हैं। Environment audit is an important aspect of post-project analysis. It helps assessment of compliance with environment regulatory requirement। ये करिए क्वेश्चन। मैं पोल दे रहा हूँ। इन्वायरमेंट ऑडिट से क्वेश्चन है ये, ऑडिटिंग की बात है। ऑडिटिंग तो पोस्ट ही होगी, ठीक है, पहला भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, इसमें क्या गलत है? बोथ इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और नहीं ये हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि ड्यूरिंग, लेकिन कुछ ऑडिट एंड तो करोगे ना किसी चीज़ का अंजुमन हाजी। जैसे हमारी ऑडिटिंग होती है मान लो, तो साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऐसे करेंगे ना कि क्या ऑडिट है, तो कुछ चीज़ दे रखी है उसका एंड करके ही करेंगे। नहीं समझे ऑडिटिंग? मतलब कोई प्रोजेक्ट का काम है, मतलब बहुत बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन एक काम है कि भी इसकी ऑडिटिंग करिए, तो उसका तो एंड हो गया ना।
तो इसीलिए इसको पोस्ट लिखा है, तो इसलिए राइट आंसर हो गया। चलो आप अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो और